हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर मैं वाल्टन इन्वर्शन डिस्कस कर रहा था और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, पर यही प्रेजेंटेशन था जो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं प्रीवियस क्लास का। तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है, ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है जिसमें कायरल कार्बन पर क्लोरीन बॉन्डेड है, तो ऐसे एल्काइल हैलाइड जो ऑप्टिकली एक्टिव हो प्लस उसके कायरल कार्बन पर ही, यानी जो ये अनसिमेट्रिकल कार्बन है, कायरल कार्बन है, उस पर ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तब ऐसे अगर एल्काइल हैलाइड पर SN2 मैकेनिज्म होता है तो न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जब बैक अटैक करेगा तो जो यहाँ पर देखो Cl जो है, जो लिविंग ग्रुप Cl है ये राइट साइड में है, लिविंग ग्रुप Cl जो है वो राइट साइड में है। अब OH माइनस आयन बैक अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और OH बिल्कुल पीछे से आके अटैक कर रहा है। रेयर अटैक भी बोलते हैं इसको, बैक अटैक भी बोलते हैं, SN2 अटैक भी बोलते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब ये OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, कायरल कार्बन के साथ, और ये जो क्लोरीन है ये अपना बॉन्ड, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इससे अलग हो रहा है। तो ये तो अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल और ये लिविंग ग्रुप। अब जब प्रोडक्ट बन गया तो लिविंग ग्रुप अलग हो गया और OH का जो आने वाला नया OH है वो क्लोरीन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। मेरे कहने का मतलब देखो, यहाँ पर क्लोरीन राइट साइड में था तो यहाँ क्लोरीन लेफ्ट में आ गया। तो इस वजह से क्या हो गया, इसका कन्फिगरेशन चेंज हो गया। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो में कन्वर्ट हो गया, और ये लिवो है तो ये डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऑप्टिकली, सपोज करो ये ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो एल्काइल हैलाइड है, ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो एल्काइल हैलाइड है, तो ये बन जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव लिवो एल्काइल अल्कोहल। और अगर ये सपोज करो हमने ये इनिशियली यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव लिवो एल्काइल हैलाइड लिया था, तो रिएक्शन के बाद जो एल्कोहल बनेगा वो बन जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो एल्काइल हैलाइड। तो इस सॉरी एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल बना। तो यहां पर क्या हो गया, कुल मिलाकर क्या हो गया कि ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये लिवो है तो ये डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डेक्स्ट्रो है तो लिवो में। तो कन्फिगरेशन उलट गया, इसीलिए इसको बोलते हैं हम वाल्टन इन्वर्शन। तो SN2 मैकेनिज्म में वाल्टन इन्वर्शन होता है। और अब हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। तो आपको मालूम है कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में स्लो स्टेप में ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन बनता है। SN1 रिएक्शन में स्लो स्टेप में क्या बनता है, स्लो स्टेप के अंदर कार्बोनियम आयन बनता है, इसीलिए हम SN1 मैकेनिज्म को कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें स्लो स्टेप में SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मैं आपको मालूम है जो SN1 होते हैं वो बेंजिलिक एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं। बेंजिलिक एल्काइल हैलाइड क्या देते हैं, SN1 देते हैं। तो मैं एक बेंजिलिक, ये देखो C6, ध्यान से देखना बेटा, C6H5 CH CS3 NCl। तो ये जो कार्बन है ये वापस यहां पर ये कायरल कार्बन हो गया, और बेंजिलिक कार्बन भी है। अगर हम इसको नेमिंग के हिसाब से देखें तो ये एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ कार्बन है, तो ये बेंजाइलिक कार्बन है। और अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये, अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो स्टीरियो कार्बन है, तो इसको बेंजाइलिक कार्बन भी बोलेंगे, इसको स्टीरियो सेंटर भी बोलेंगे, स्टीरियो कार्बन भी बोलेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से चले तो इसको हम कायरल कार्बन भी बोलेंगे। तो ये रेड वाला कार्बन कायरल कार्बन है, और अब इसी पर एल्काइल हैलाइड जुड़ा हुआ, ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है और कायरल कार्बन पर ही क्लोरीन बॉन्डेड है। अब क्या होगा अगर मैं इसका एक्वस केओस से रिएक्शन कराता हूं, एक्वस केओस से रिएक्शन कराता हूं,
तो होता क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, देखिए हम C6H5CH CH3 और यहाँ OH आ जाता है और KCl निकल जाता है। तो यहाँ पर जो Cl की जगह OH आ गया। अब अगर हमने ये यहाँ पर हमने प्योर डेक्स्ट्रो लिया है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है वो DL बनता है। DL का मतलब रेसमिक मिक्सचर बनता है। अगर मैंने लिवो लिया है तो भी DL बनता है। तो आप डेक्स्ट्रो आइसोमर लो, अगर ये ऑप्टिकली प्योर डेक्स्ट्रो है तो भी जो एल्कोहल है वो उसके अंदर डेक्स्ट्रो कंटेंट और लिवो कंटेंट दोनों का मिक्सचर होगा। अगर हमने यहाँ प्योर लिवो लिया है तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो और लिवो का मिक्सचर मिलेगा, मतलब रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। तो यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर मिलता है और कहने का रेसमिक मिक्सचर मिलता है हमको। रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों हो। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए हुआ बेटा क्योंकि जो अगर हम SN2 का मैकेनिज्म देखें तो ये C6, तो यहां पर ये हो गया कायरल कार्बन और ये C6H5, ये Cl यहां ले लेता हूं, CH3 इधर ले लिया, H इधर ले लिया। और अब इस पर तो अब इसका मैकेनिज्म में क्या होता है, जो फर्स्ट स्लो स्टेप होती है उसमें ये क्लोरीन लीव कर जाता है और स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट क्या बन गई, स्टेबल कार्बोकेटाइन। यहां पर ये C6H5 हो गया, ये CH3 हो गया, ये H हो गया और ये ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोनियम आयन बन गया। और ये है इसका प्योर p ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बोनियम आयन पर क्या होता है, एक वेकेंट अनहाइब्रिड प्योर p ऑर्बिटल होता है और इस पे ये कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी ये कार्बोनियम आयन बन गया। दिस इज कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट, दिस इज कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। तो ये कार्बोनियम आयन और कार्बोनियम आयन क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ये कार्बोनियम आयन क्या है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब यहां पर आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहां पर इसके फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। SN1 बोलते ही इसलिए कि इसके स्लो स्टेप में केवल कौन है, एल्काइल हैलाइड है। अब न्यूक्लियोफाइल की एंट्री कहां हो रही है, फास्ट स्टेप में। और तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में एंटर कर रहा है तो वो तो बहुत तेजी से अटैक करेगा, वो तो इतना तेजी से अटैक करेगा, मतलब स्पीड से, जो मैं आपको अलग अलग एग्जांपल से बता चुका हूं। मैं बार बार एक ही चीज नहीं डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो अब ये OH माइनस है, कुछ OH माइनस, अब ये कोई एक मॉलिक्यूल तो है ही नहीं। अगर ये 1 मोल भी है, अगर ये 1 मोल भी है बेटा, तो अगर ये 1 मोल भी है तो 6.022 into 10⁻23 कार्बोकेटाइंस है। अगर ये 1 मोल कार्बोनियम आयन भी है तो 6.022 into 10⁻23 ह्यूज नंबर ऑफ कार्बोनियम आयन और ह्यूज नंबर ऑफ OH माइनस आयन है, ठीक है। अगर 1 मोल ये है, 1 मोल ये, तो आप 1 मोल को 1 मत सोचो। 1 मोल में क्वांटिटी कितनी हो गई, 6.022 into 10⁻23 ये भी है, 6.022 into 10⁻23 ये भी है। अब ये रैंडम अटैक होंगे, किस पे इधर से हो जाएगा, किस पे इधर से हो जाएगा, किस पे इधर से हो जाएगा, किस पे, ठीक है। तो क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोनियम है और ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है ब्लू वाला, तो कुछ पे न्यूक्लियोफाइल यूं अटैक कर रहा है, कुछ पे यूं कर रहा है, कुछ पे यूं कर रहा है, और जिस पे ये यूं करके यूं बन गया, यूं करके यूं बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ मॉलिक्यूल में
OH माइनस आयन यहाँ से ऊपर से अटैक कर गया, कुछ में नीचे से अटैक कर गया, तो दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन जाते हैं, एक डेक्स्ट्रो और एक लिवो। ठीक है, कि जैसे ये यूं जुड़ा तो ये न्यूक्लियोफाइल इस तरफ आ गया, और अगर ये यूं जुड़ा तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड आ गया। तो यहां पर क्या हो जाता है, दो तरह के प्रोडक्ट बन जाते हैं। एक तो बन जाता है डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो और लिवो का, और दूसरा डेक्स्ट्रो का लिवो। देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, वो दोनों का मिक्सचर बनेगा। रीजन समझ में आ गया? रीजन क्या है? रीजन ये है कि दोनों में तो ये देखो C6H5 C6H5, तो एक तो CH3H और यहां OH आ गया, और दूसरे वाले में थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, थोड़ा इधर ले लेता हूं, दूसरा ऐसे हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, दो प्रोडक्ट मिल गए। एक तो जैसे यहां पर देखो Cl या राइट में है, सपोज करो ये अगर हमने ये स्टार्टिंग डेक्स्ट्रो लिया है, तो ये तो डेक्स्ट्रो है, लेकिन डेक्स्ट्रो के साथ क्या बन गया, लिवो भी बन गया। तो जब किसी मिक्सचर के अंदर डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डीएल मिक्सचर और प्लस माइनस मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर। तो इस फिनोमेना को हम रेसेमाइजेशन बोलते हैं बेटा, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रेसेमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक अब इसमें क्या हो गया, दो प्रोडक्ट मिले। जैसे हमने यहाँ डेक्स्ट्रो लिया, तो डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो भी मिला, लेकिन डेक्स्ट्रो के अलावा लिवो भी मिला, यानी डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों का मिक्सचर मिला। रीजन आपको बहुत वेल क्लियर है, क्योंकि इंटरमीडिएट ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोनियम आयन है, तो न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक कर सकता है। और SN2 में तो बैक अटैक किया था, इसलिए डेक्स्ट्रो का लिवो और लिवो का डेक्स्ट्रो मिला था। और इसी तरह से अगर यहाँ लिवो होगा तो भी यही होगा, रेसेमाइजेशन होगा। अब हम ये डिस्कस करें कि रिटेंशन क्या होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया, इन्वर्शन क्या होता है और रिटेंशन क्या, सॉरी, इन्वर्शन क्या होता है और रेसेमाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम इसको बोलते हैं जब किसी मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हो, डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो मिले और लिवो से लिवो मिले, ठीक है, तो हम बोलते हैं रिटेंशन हुआ। उसका एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूं, लेकिन यहां पर भी है, ये देखो ये डेक्स्ट्रो था, तो ये डेक्स्ट्रो मिला, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां से यहां आए तो रिटेंशन रहा, यानी ये रिटेन रहा इसका कन्फिग्रेशन, यानी डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो तो रिटेंशन, ये डेक्स्ट्रो से लिवो तो इन्वर्ट प्रोडक्ट। तो आपको अगर कोई पूछे कि SN1 मैकेनिज्म में इन्वर्ट प्रोडक्ट मिलता है, तो हाँ मिलता है, मिला, पर इन्वर्ट प्रोडक्ट के साथ रिटेन प्रोडक्ट भी मिलता है। रिटेन प्रोडक्ट का मतलब डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो में, जैसे ये इस कन्फिग्रेशन यहां पर देखो, हमारे पास इनिशियली ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड कौन सा है, डेक्स्ट्रो है, तो डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो मिला, तो ये तो हुआ रिटेन प्रोडक्ट, यानी इसका कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हुआ, ये डेक्स्ट्रो तो ये भी डेक्स्ट्रो। और इन्वर्शन होता है, हाँ होता है ना, ये देखो ये डेक्स्ट्रो है लेकिन साथ में लिवो भी मिला, यानी कहने का मतलब SN1 मैकेनिज्म में रिटेंशन भी है और इन्वर्शन भी है। तो SN2 में क्या है, SN2 have only inversion while SN1 have retention as well as inversion, retention as well as inversion, यानी उसमें रिटेंशन भी होगा, इन्वर्शन भी होगा। ठीक है, तो रिटेंशन से तो जैसे डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो मिला तो रिटेंशन रहा, डेक्स्ट्रो से लिवो हुआ तो इन्वर्शन हुआ, तो दोनों होने की वजह से डेक्स्ट्रो और लिवो का मिक्सचर बन गया, तो रिजल्टेंट फिनोमेना को हम रेसेमाइजेशन बोलते हैं और मिक्सचर को हम रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो यहां पर हमने ये डिस्कस किया। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने ये देखा कि जो रिएक्शन है वो कायरल कार्बन पर एल्काइल हैलाइड था,
यानी कायरल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, कायरल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था। ठीक है, और अब मैं एक और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि है ना ये एग्जांपल लेना इसलिए जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूजन कर जाओगे। जैसे ये है, देखो बेटा, CH3 CH CH2 CH3 CH2 Cl। अब इसमें भी ये भी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है। क्या होता है कि अब जब मैंने ऐसा नोट किया है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो क्या होता है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं। एक्चुअल में एग्जामिनर का पर्पस ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और आपका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड और रीजनिंग स्किल कितनी है। अब देखो, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है क्योंकि ये कार्बन वापस कायरल कार्बन है, लेकिन यहां पर, और अभी मैंने जो पहले एग्जांपल दिया, जैसे ये वाला दिया था, इसमें और इसमें डिफरेंस है बेटा। इसमें ये भी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस देखो बेटा। इसमें जो क्लोरीन है वो एकिरल कार्बन से बॉन्डेड है, इसमें जो क्लोरीन है वो ये कायरल कार्बन नहीं है, दिस इज। और जबकि यहां पर जो क्लोरीन बॉन्डेड है वो किस पे बॉन्डेड है, कायरल कार्बन पे बॉन्डेड है। किस पे बॉन्डेड है वो, कायरल कार्बन पे बॉन्डेड है। ये पहला बेसिक डिफरेंस यहां आ गया। और यहां पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप देखो, ये C2H5, यहां पर CH3, ये H और ये CH2Cl, ये बना दिया। भाई ये CH2 CH3 है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बात तो एक ही, पॉइंट को समझो। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो अब मैंने इस पर एक्वस KOH का रिएक्शन कराया, तो जब मैंने इस पे एक्वस KOH का रिएक्शन कराया तो जो OH माइनस आयन है वो किस पे अटैक करेगा। अब अल्फा कार्बन तो हमारा ये है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो ये है अल्फा कार्बन। ये कायरल सेंटर नहीं, सॉरी, ये कायरल सेंटर है लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं है क्योंकि इस पे हेलोजन नहीं जुड़ा हुआ, तो इसका यहां अटैक होगा, यहां पर कायरल कार्बन अटैक से बच जाएगा। और यहां पर अगर अपन देखें, यहां पर अगर हम देखें तो C2H5 CH3 HCl, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो किस पे कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है बेटा वो कायरल कार्बन पर ही कर रहा है, क्योंकि यहां पर ये वाला कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन भी है, क्योंकि अगर हम अल्फा बीटा गामा नेमिंग करें तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन। तो इस मॉलिक्यूल में जो बीटा कार्बन है वो कायरल कार्बन है, इसमें ये जो बीटा कार्बन है वो कायरल कार्बन है, जबकि इसमें ये जो अल्फा कार्बन है वो ये अल्फा कार्बन है। तो यहाँ अल्फा कार्बन ही कायरल कार्बन है, जबकि यहाँ अल्फा कार्बन तो ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन एक कायरल कार्बन है, बीटा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, ठीक है। तो बीटा कार्बन है कायरल, सॉरी, यहाँ बीटा कार्बन है कायरल और यहाँ है अल्फा कार्बन, यानी यहाँ पर
OH माइनस यहाँ अटैक करेगा और चला जाएगा। तो अब अगर ये बैक अटैक भी होगा, कुछ भी होगा, तो ये कायरल कार्बन है ही नहीं, तो इस कायरल कार्बन के अराउंड तो कन्फिग्रेशन चेंज होगा ही नहीं। तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, देखो ये C2H5, ये CH3, ये H और ये CH2 OH आ गया, लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा, Cl माइनस लिविंग ग्रुप है। तो यहां पर रिएक्शन, तो यहां पर क्या होगा, चाहे SN1 मैकेनिज्म हो चाहे SN2 मैकेनिज्म हो, आप बताओ यहां पर क्या कन्फिग्रेशन चेंज होगा? यहां पर तो होगा बेटा। ये तो मैं देखो अभी ये वाला पॉइंट तो मैं अभी यहां वाइप आउट कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। देखो यहां पर तो ये है कि अगर OH माइनस आयन अटैक करेगा, ठीक है ना, तो अगर SN2 मैकेनिज्म जाएगा या फिर SN1 जाएगा, एक अजम्पशन ले रहा हूं, अगर ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो गया तो इन्वर्शन होगा, यानी ये डेक्स्ट्रो है तो लिवो है, ये डेक्स्ट्रो है तो लिवो में बदलेगा, और ये लिवो है तो ये डेक्स्ट्रो। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज अगर इस पर SN1 होगा तो रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या, ठीक है, तो इसको हटा रहा हूं मैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, ठीक है, तो चाहे रिएक्शन SN1 से हो रही हो चाहे रिएक्शन SN2 से हो रही हो, क्या यहां पर SN1 और SN2 से होने से क्या इनके कोई इन्वर्शन, रेसेमाइजेशन कुछ होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन तो वही का वही है, कन्फिग्रेशन चेंज हुआ ही नहीं, और कन्फिग्रेशन इधर चेंज हो रहा है, कायरल कार्बन पर कोई कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। आप देख लो यहाँ CH3 लेफ्ट में है तो यहाँ पर भी CH3 लेफ्ट में है, यहाँ CH2Cl राइट में है तो यहाँ पर भी CH2OH राइट में है। तो अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी एल्काइल हैलाइड है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी एल्काइल हैलाइड एल्कोहल होगा। अगर ये लिवो रोटेटरी एल्काइल हैलाइड है तो ये लिवो रोटेटरी एल्कोहल बन जाएगा, यानी डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो वाला प्रोडक्ट बनेगा, लिवो से लिवो वाला प्रोडक्ट बनेगा। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि रिएक्शन में SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है, यानी SN1 और SN2, तो दोनों ही केस में नो चेंज इन कन्फिग्रेशन, नो चेंज इन कन्फिग्रेशन। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे बेटा कि इनमें कायरल कार्बन पर अटैक ही नहीं हुआ तो इसीलिए कन्फिग्रेशन वही सेम रहा, यानी यहां पर रिटेंशन रहेगा, ठीक है। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये डेक्स्ट्रो ही रहेगा, ये डेक्स्ट्रो एल्काइल हैलाइड है तो ये डेक्स्ट्रो एल्काइल एल्कोहल हो जाएगा, और अगर ये लिवो एल्काइल हैलाइड है तो ये लिवो एल्काइल एल्कोहल बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें हमेशा रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा, रिटेंशन ही रहेगा। तो ये ध्यान देना। अब बहुत बार आपको एग्जाम में ये मॉलिक्यूल देके और स्पेशली लिख देंगे, ये वाला मॉलिक्यूल दे दिया आपको, ठीक है। अब ये वाला मॉलिक्यूल देके और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिस इज द वन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, या दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड बिकॉज इट हैव वन कैराइल कार्बन। What happened when SN2 mechanism proceed in this molecule? इस मॉलिक्यूल पे मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ये इसका नाम दे दिया जाएगा या फिर इसका ये फॉर्मूला दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाए, आपको कहा जाएगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है, जान करके आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है। जब हम इसकी एक्वस केओस से रिएक्शन करवाते हैं तो SN2 मैकेनिज्म हो जाता है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा बनेगा?
तो आप बोलोगे कोई चेंज नहीं होगा, नो इन्वर्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब आपको बोल दिया जाएगा कि ये डेक्स्ट्रो लिया है हमने, तो बताओ प्रोडक्ट कौन सा होगा अगर SN2 मैकेनिज्म होगा। आप तो बहुत तेजी से लिखोगे SN2 मैकेनिज्म ऑप्टिकली एक्टिव लाइट, लिख लो लिवो इन्वर्शन वाल्टन इन्वर्शन होगा, यानी आप बोल दोगे हाँ वाल्टन इन्वर्शन होगा, इसमें आपका आंसर ये आ जाएगा, या आपका ये आंसर आ जाएगा कि ये डेक्स्ट्रो लिया है और SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। तो यहां SN1 हो चाहे SN2 हो, कोई भी हो, मेरी बात समझ में आ गया, SN1 हो तो भी डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो, ठीक है, SN2 हो तो भी डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो। सिमिलरली फॉर लिवो कन्फर्मेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि कार्बोनिमाइन बनेगा तो इस पे बनेगा, बेक अटैक होगा तो इस पे बनेगा, तो कैरल कार्बन तो बिल्कुल सेफ चल रहा है। ठीक है, उस पर कोई बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, कोई बॉन्ड बन ही नहीं रहा है इस कार्बन पर, न तो इस कार्बन पे कोई बॉन्ड टूट रहा है न कोई बन रहा है, तो इसका कन्फर्मेशन कैसे चेंज होगा? ये तो एज इट इज इसका जो कन्फर्मेशन है वो फिक्स है, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ हमेशा रिटेंशन रहेगा। तो आपको ये दे दिया जाएगा कि है ना, ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है, और इस पर जब हमने SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन, जब इस पे SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हुआ, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है, इस पर SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो प्रोडक्ट इन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? आप लिखोगे नहीं होगा, ध्यान रखना, रीजन लिख दोगे क्योंकि बीटा कार्बन इज कायरल कार्बन, अल्फा कार्बन इज अकायरल कार्बन, ठीक है। लेकिन अगर इस पे आता है, अगर इस पे अगर यही एग्जांपल ये वाला हो जिसमें अल्फा कार्बन ही कायरल कार्बन हो, अल्फा कार्बन ही कायरल कार्बन हो, यानी कायरल कार्बन पर ही हेलोजन बॉन्ड बना के रखा है, हेलोजन ने बॉन्ड बना के रखा है कायरल कार्बन पर ही, तो इस पे अगर SN1 होगा तो लिखोगे रेसेमाइजेशन होगा, अगर इस पे SN2 होगा तो इन्वर्शन होगा, डेक्स्ट्रो का लिवो, लिवो का डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ हमेशा रिटेंशन होगा। रिटेंशन का मतलब कन्फर्मेशन में कोई चेंज नहीं, डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो, लिवो का लिवो। तो अब मेरे हिसाब से अब आपको ने ये तीनों टर्म्स इन्वर्शन, रेसेमाइजेशन और रिटेंशन क्लियर हो गया, और एग्जाम्पल भी क्लियर हो गए, कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। अगर आपने पेशेंस के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, फेथ के साथ मेरी दोनों क्लासें अटेंड की है तो ठीक है। तो ये देखो, इसको मैंने समअप दिया है, रिटेंशन ऑफ कन्फर्मेशन, ये आप खुद पढ़ लेना बेटा, मैंने वही अभी जो एक्सप्लेन किया वही है। जैसे यहाँ y माइनस अटैक कर रहा है, x हट गया और x की जगह देखो यहाँ x राइट में है, तो यहाँ आने वाला नया ग्रुप भी राइट में है, तो कोई कन्फर्मेशन में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इस यहाँ x है, इस x की जगह y आ गया, रिटेंशन। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, जब कन्फर्मेशन ये डेक्स्ट्रो है तो ये भी डेक्स्ट्रो है, ये लिवो है तो ये भी लिवो है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ठीक है ना। तो इसको रीड कर लेना बेटा, और पोस्ट करके रीड करके नोट्स बना लेना, ठीक है। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, अब ये देखो, इन ड्यूरिंग द रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, स्टीरियो सेंटर मतलब चिरल कार्बन, द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कन्फर्मेशन ऑफ ग्रुप अराउंड द स्टीरियो सेंटर एज दैट of reaction. Such a reaction is said to proceed with retention of the configuration. यानी मैंने जो अभी आपको समझाया है, अभी जो एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यानी रिटेंशन कब होंगे, ठीक है, या किस तरह के मॉलिक्यूल में SN1 हो चाहे SN2 हो, कन्फर्मेशन चेंज नहीं होगा, उसके बारे में ये 2 स्लाइड है, ठीक है। आप रीड करो, पोस्ट करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने अच्छा, फिर इन्वर्शन, रिटेंशन एंड रेसेमाइजेशन मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है, y ने रिएक्शन किया, यहाँ x लेफ्ट साइड में है, और यहाँ वापस नया आने वाला y ग्रुप भी लेफ्ट साइड में है, तो ये हुआ हमारा रिटेंशन, A इज द रिटेंशन। लेकिन अगर ये y ने अटैक किया, यहाँ y ने अटैक किया तो x हटा, तो यहाँ x कहाँ है, यहाँ पर y कहाँ है, राइट हैंड साइड में, यहाँ कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। ये लेफ्ट, y कहाँ है, ये y राइट हैंड साइड में है बेटा, ये y कहाँ पर है, यहाँ पर, ये y जो है वो राइट साइड में है, तो ये कहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया। यानी इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो है, और अगर ये लिवो है तो ये डेक्स्ट्रो है। और उधर देख लो आप, इधर वापस ये किस में आ गया, ठीक है। तो
आप देख लेना, थोड़ा सा चेक कर लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको देख लेना आप। तो यहां पर आप अपन और आगे बढ़े तो ए इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन द प्रोडक्ट प्रोसीड, इसको आप सही कर लेना। हाँ सही है बेटा, गलत नहीं है। एक्स यहां पर देखो, ये रिटेंशन है, वो वाला जो मैंने पीछे हटाया वापस, ये यहां से यहां तक रिटेंशन है, एक्स यहां पर है और वाई यहां पर है, और ये देखो उलट गया, एक्स इधर है तो वाई इधर आ गया, और दोनों का मिक्सचर है। तो ए इज ओनली कंपाउंड ऑब्टेन द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कन्फर्मेशन। बी इज द ओनली इन्वर्शन, उलट गया, ठीक है, ये उलट गया, ठीक है, ये यहां से यहां आया तो उलट गया और यानी इन्वर्ट हो गया। और अगर दोनों का मिक्सचर मिल रहा है 50-50% तो इसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ये तो हो जाता है SN1 में। तो क्या ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, तो SN1 एंड SN2 में बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइड, जो मैं अभी आपको करा चुका हूं। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं बेटा, बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड की जो दो अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो तो लेट्स सी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, इस रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब ध्यान से सुनो बेटा, टॉपिक चेंज किया है मैंने। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर ये देखो, जैसे ये sp3 है, sp3 है, ये एडिशन का उल्टा है। अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जब मैंने एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन एल्कीन्स डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होकर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है एंड 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, ध्यान दो, यहां पर उल्टा हो जाता है, बिल्कुल रिवर्स चली जाती है बात। कैसे रिवर्स चली जाती है, देखो यहां पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड हो गया, होगा ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0 पाई बॉन्ड एंड 0 पाई बॉन्ड। ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक्स और वाई कोई दो डिफरेंट ग्रुप है, उसे कंफ्यूज मत करो कि ये कौन है। पहले तो हम खाली ये देख रहे हैं कि SN2 सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। तो जब हम ये दोनों, ये बॉन्ड टूट गया बेटा, ये दोनों आपस में कंबाइन करके अलग निकल जाएंगे, और ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए। तो एक्स और वाई सेपरेट हो गए, एक्स और वाई क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, और दोनों बॉन्ड टूट गए, और ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, एक्स और वाई, और इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन गया। तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड टूटे और ये रेड वाला जो है वो पाई बॉन्ड बन गया। क्योंकि देखो बेटा वापस समझो, देखो यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड थे, पहले थे ना, एक पर एक्स था और दूसरे पर वाई था। तो ये एक्स और वाई तो अलग होके ये बन गए। जब एक्स और वाई अलग हो गए तो ये सिग्मा बॉन्ड भी टूटा, एक सिग्मा बॉन्ड ये टूटा जो एक्स के साथ था, दूसरा सिग्मा बॉन्ड जो वाई के साथ था, दोनों टूट गए। ठीक है, दोनों टूट गए। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3 4 करनी है। तो अब इस कार्बन और ये कार्बन अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए म्यूचुअल बॉन्डिंग कर लेंगे। तो ये म्यूचुअल बॉन्ड सेकंड वाला बॉन्ड है, पहला तो सिग्मा बना हुआ है, तो नेक्स्ट बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड ही होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट के बीच में एक ही सिग्मा होता है, उसके बाद तो सेकंड और थर्ड बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है। तो इसमें क्या हो गया, देखो एक 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा, अनसैचुरेटेड
अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन गया, यानी सेचुरेटेड से क्या बन गया, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन गया। अब ये दोनों कार्बन sp2 हो गए, ये दोनों कार्बन, यहां पर इन दोनों कार्बन को सेचुरेटेड कार्बन बोलते हैं। सेचुरेटेड कार्बन उसको बोलते हैं जिस पर पाई बॉन्ड नहीं हो, सारे सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों कार्बन अब अनसेचुरेटेड हो गए क्योंकि दोनों कार्बन पर एक एक पाई बॉन्ड है, यानी वो भले कॉमन है, ठीक है ना, ये पाई बॉन्ड इसका भी है तो इसका भी है, ठीक है, शेयरिंग बॉन्ड है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ये होती है बेटा, पहले एलिमिनेशन रिएक्शन को ढंग से समझो। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली हाई टेम्परेचर पर होती है। एडिशन रिएक्शन तो बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि एडिशन रिएक्शन को लिए जब ज्यादा हार्ड कंडीशन नहीं चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन तो क्या, सॉरी, एडिशन रिएक्शन के लिए ज्यादा हार्ड कंडीशन नहीं चाहिए हमको। एडिशन रिएक्शन में तो क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है जो कि वीक बॉन्ड है, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में तो क्या होता है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेबल कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दो दो सिग्मा तोड़ने के लिए, और दोनों सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली हाई टेम्परेचर पर कंप्लीट होती है, ए कंप्लीट एट हाई टेम्परेचर। तो आप देखोगे कि है ना, अधिकतर लिखा रहता है कि इसको अपन उसके साथ बॉईल कर रहे हैं, उसके साथ हीट कर रहे हैं, तो वो हाई टेम्परेचर किसको फेवर करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को, ये हमेशा ध्यान रखना। और लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन या एडिशन को फेवर करता है। ये पॉइंट मैं अभी बोल तो दिया, लेकिन अभी आगे अपने आप क्लियर भी होगा आपका। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन है आज का डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इल्यूमिनेशन ऑफ H and X में from alkyl halide, elimination of H and X from alkyl halide। पहले इसका मतलब क्या है कि alkyl halide से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन हटाना। इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, इनमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं एल्कोहलिक केओच, एल्कोहलिक एनएओच जो एनसीईआरटी में है, और हम यूज करते हैं सोडियम इथोऑक्साइड, सोडियम इथोऑक्साइड, और क्या यूज करते हैं हम, सोडियम इथोऑक्साइड, और क्या यूज करते हैं सोडामाइड, और क्या यूज करते हैं हम सोडामाइड। अब मैं क्लियर कर दूं, ये दोनों एनसीईआरटी में गिवन है, बोर्ड बुक में गिवन है, और सोडामाइड भी इज अ गुड डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट्स है ये, एल्कोहलिक केओच, सोडियम इथोऑक्साइड एंड NaNH2। तो जब भी आप बोर्ड के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव में तो ये तीनों ही चलेंगे, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो तो है ना, इस रिएजेंट को अवॉइड करना लिखने से, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कुछ टीचर्स इस चीज पे फर्म रहते हैं कि जो एनसीईआरटी में मेंशन है हम उसी को ही सही करेंगे। सपोज करो ऐसा आ जाता है, सपोज करो ऐसा कोई टीचर है, तो हम उसको क्यों मौका दें कि वो हमारा मार्क्स काट दे या मार्क्स थोड़े से कम दे जितने उसको उस क्वेश्चन में देने हैं। तो इसीलिए, जबकि ये बिल्कुल सही है, इट इज अ गुड डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट, पर एनसीईआरटी में पूरी बुक में ये दोनों रिएजेंट का ही जिक्र किया हुआ है, मेंशन ये दोनों ही किए हुए हैं। मेरे कहने का मतलब, ये मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप अननेसेसरी बोर्ड के एग्जाम में इसको लिखना मत,
आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, आप एरो पे एल्कोहलिक क्योज लिख दो, सही है। सोडियम इथोक्साइड लिख दो, सही है। NaNH2 लिख दो, सही है। पर सही होते हुए भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेंशन नहीं है तो हम भी नहीं लिखेंगे इसको, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए सोडामाइड NaNH2 इज आल्सो गुड डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट, ठीक है। बाय चांस कहीं आ जाता है तब तो हम अगर मान लो एग्जाम में एरो पे NaNH2 आ गया तो वो डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है, ठीक है, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही करना है, ठीक है। मैं स्पेशली कोई चीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होती है तो मैं आपको बताता हूं कि भाई ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट आते हैं, सर हमारे टीचर ने इस रिएक्शन को रॉन्ग कर दिया, ठीक है। मैं बोलता हूँ बेटा NaNH2 लिखा तूने, बोले हाँ, तो मैंने कहा है तो सही डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट, तो बोले हमारे सर ने कहा, हमारे टीचर ने कहा कि बता एनसीईआरटी में कहाँ है, तो फिर अपन क्या करें। तो उस केस में ये बेस्ट वे है कि आप NaNH2 की जगह एल्कोहलिक क्योज और सोडियम इथोक्साइड ही लिखो। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट में क्या हो गया, जैसे मैंने ये लिया बेटा CH3 CH2 Cl, ये है इथाइल क्लोराइड। अब इसका मैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहा हूं तो मैं रिएजेंट क्या लूंगा, मैं रिएजेंट लूंगा एल्कोहलिक क्योज या C2H5ONA, और सबसे ज्यादा एल्कोहलिक क्योज दिया हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट हैपेंड व्हेन फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम इथोक्साइड, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही करना है, ठीक है। कैसे करना है कंसेप्ट में क्लियर कर ही रहा हूं। देखो बेटा, जब मैंने पहले दिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किया तो पहले एकदम थोड़ा क्लियर हुआ, बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्लियर हुआ, कुछ रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स देखे। अब देखो यहाँ पर वापस ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से ये जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा H एटम, बीटा कार्बन से जुड़े हुए ये हाइड्रोजन बीटा H एटम। तो इसमें कितने बीटा H एटम है, इसमें 3 बीटा H एटम है, और इसमें 2 अल्फा H एटम है। अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल में 2 तो अल्फा हाइड्रोजन है और 3 बीटा है। अब ध्यान दो बेटा, अब जब मैंने इसको एल्कोहलिक क्योज से रिएक्शन कराया, एल्कोहलिक क्योज को ऐसे ही लिखते हैं बेटा, तो हमेशा बीटा, तो इन रिएक्शन में क्या होता है, इस मैकेनिज्म को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। Why it is called beta elimination? Because beta H atom eliminate as H plus, या बीटा H एलिमिनेट होता है, सीधा देखो बीटा H एटम एलिमिनेट होता है, ठीक है, एज H प्लस। तो इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देखो अब हुआ क्या, एक बार अब समझो, अब सब समझ में आ जाएगा जो भी मैंने कहा इस एग्जांपल से। तो जब हम इसको एल्कोहलिक क्योज के साथ हीट करते हैं तो K प्लस, अब मैं क्लियर कर दूं, एल्कोहलिक क्योज के अंदर जो अटैकिंग स्पीशीज होती है, क्योंकि एल्कोहलिक क्योज को जब अपन हीट करते हैं तो एल्कोहलिक क्योज के अंदर जो अटैकिंग स्पीशीज होती है वो एल्को ऑक्साइड आयन होती है। कौन सी होती है बेटा, ये भी क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि मैं फिर आपको आगे आप कंफ्यूज ना करो, क्योंकि एल्कोहलिक क्योज में क्या होता है, बेसिकली एल्कोहलिक क्योज में अटैकिंग स्पीशीज क्या होती है, एल्को ऑक्साइड आयन। चलो एक मिनट रुको, पहले रिएक्शन समझ लेते हैं फिर इसका एक्शन समझते हैं। चलो पहले मैं जैसे समझा रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तो ये Cl हटेगा और ये एक H हटेगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों सिग्मा बॉन्ड टूट गए तो और ये तो क्या हो गया K प्लस और ये हो गया OH माइनस। तो ये दोनों रिएक्ट करके
KCl बन गए, ये दोनों रिएक्ट करके, ठीक है। पहले मैं ज्यादा कंफ्यूजन न करके पहले सिंपल वे में ले रहा हूं। तो KCl प्लस H2, क्योंकि एक साथ डिटेल पढ़ा दूंगा ना तो एक साथ पैरेलल बहुत सारे पॉइंट तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले आप खाली रिएक्शन समझो, पहले केवल रिएक्शन समझो, ठीक है। तो यहां पर देखो यही हुआ बेटा, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड टूट गए, अल्फा और बीटा कार्बन, एक अल्फा कार्बन का सिग्मा बॉन्ड टूटा, एक बीटा कार्बन का सिग्मा बॉन्ड टूटा। अल्फा कार्बन का सिग्मा बॉन्ड टूटने से क्लोरीन अलग हो गया और उसने K प्लस से रिएक्ट करके क्या बना लिया, KCl बना लिया। और जब बीटा कार्बन पर ये प्रेजेंट ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटा तो ये H प्लस निकला और ये H प्लस और OH माइनस आयन कंबाइन करके क्या बन गए, वाटर बन गया। पहले अपन इसको सिंपल ही समझते हैं, ठीक, जो मैंने समझा दिया। अब एक और एग्जांपल ले लें। अगर मैं इसकी जगह ये ले लूं बेटा N प्रोपाइल क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड, तो ये अल्फा बीटा गामा कार्बन हो गए। तो ये अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये CH3 आ गया, यहां पर ये क्या आ गया बेटा, CH3। बिल्कुल रिएक्शन वो का वो, कोई चेंज नहीं किया मैंने इसमें। ये देखो बेटा, तो ये है 1 क्लोरोप्रोपेन और ये बन गया हमारे पास प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन। सेम रिएक्शन है। पहले कुछ एग्जांपल सीधे सीधे रिएक्शन से देख लो ताकि इलिमिनेशन का मतलब समझ में आ जाए कि इसमें देखो 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए। तो ये हो रहा हमारा इलिमिनेशन रिएक्शन। आई थिंक आपको इलिमिनेशन में समझ में आ गया होगा कि 2 सिग्मा 1 पाई में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। और दोनों रिएक्शन में आपने क्या देखा, बीटा हाइड्रोजन हटा है, इसलिए बीटा एलिमिनेशन के एग्जांपल है। अभी मैं 2-4 एग्जांपल और कराऊंगा पहले। यस, ध्यान दो बेटा। तो यहां पर जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं 2 क्लोरोब्यूट, 2 क्लोरो, मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो हेडिंग हटा रहा हूं। अब ये मैंने लिया 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या लिया हमने बेटा, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो जब मैंने 2 क्लोरोप्रोपेन लिया तो ये है, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। अब इसमें ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन, लेकिन ये भी बीटा ही है क्योंकि अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के बाद नेक्स्ट कार्बन को बीटा, लेकिन अल्फा से जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन बीटा होता है। इधर भी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ये नेक्स्ट कार्बन है बीटा है। तो हम डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को बीटा बोल देंगे, एक को बीटा डैश बोल देंगे। आपने बीटा डैश इधर नहीं लिख के यहां लिख दिया तो भी चलेगा, एक ही बात है। खाली हमको डिस्टिंग्विश करना है कि बीटा बीटा डैश, इसका मतलब 2 बीटा कार्बन है। लेकिन रूल ये है कि अगर अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये अल्फा हाइड्रोजन, अब ये वाला हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, बीटा, ये बीटा, तो हम इनको क्या बोलेंगे, बीटा डैश। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें कितने बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन है। पूछे जाए कितने बीटा H एटम है तो 1 2 3 4 5 6 बीटा H एटम है, 1 अल्फा H एटम है। अब मैं इसका ये समझ में आ गया आपको। अब मैं बेटा अल्कोहलिक KOH से इसका रिएक्शन करा रहा हूं। जब मैं इसका अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराऊंगा तो अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, कर लो बोले दोनों पॉसिबिलिटी, यहां पर और यहां पर। ठीक है। अब जब मैंने इसका अल्कोहलिक KOH से कराया रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया मैंने इसको, तो अल्कोहलिक क्या, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो ये K प्लस के साथ तो ये जाना ही, ये सिग्मा बॉन्ड जाएगा। अल्फा कार्बन का तो एक सिग्मा बॉन्ड जाएगा ही, क्लोरीन के साथ KCl बनेगा ही, ये KCl बनेगा ही। लेकिन अब
बीटा कार्बन आपने ये वाला तोड़ दिया। अब जब ये वाला तोड़ दिया तो अल्फा और बीटा डैश के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अल्फा और बीटा डैश के बीच में, इन दोनों के बीच में बन गया। ठीक है, ये क्लियर है। और मैं बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं, KCl और H2O बनेगा। ठीक है, अब इस केस में अपन ने इसको हटाया, इसको हटाया तो ये बना। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाला, सपोज करो ये वाला हाइड्रोजन हटाता, अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन हटाता, ये वाला हाइड्रोजन हटाता तो क्या होता? तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाता, तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाता। बाय प्रोडक्ट वही, KCl and H2O। अब इसका नाम क्या है? प्रोपीन। 1 2 3 प्रोपीन और प्रोपीन, लेकिन प्रोपीन लिख सकते हैं क्योंकि यहां प्रोपीन ही बनेगा। 2 प्रोपीन तो होता ही नहीं है, तो 1 प्रोपीन लिखने का मतलब ही नहीं है। सही है ना? जैसे मेरी क्लास में 2 राहुल गांधी पढ़ते हैं, नहीं 2 राहुल पढ़ते हैं, सॉरी। एक का नाम है राहुल गांधी और दूसरे का नाम है राहुल मोदी। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? नाम बोलना पड़ेगा, पूरा नाम बोलना पड़ेगा। अगर मेरे को राहुल गांधी से बात करनी है तो मैं बोलूंगा राहुल गांधी, और राहुल मोदी से बात करनी है तो राहुल मोदी। और अगर मेरी क्लास में एक ही महेश पढ़ता है तो मैं खाली बोलूंगा महेश, तो वो बोल देगा यस सर। तो आप समझ गए ना, सरनेम कब यूज करनी पड़ेगी? सरनेम तब यूज करनी पड़ेगी जब हमको एक ही नाम के 2 स्टूडेंट मेरी क्लास में हो। तो यहां पर प्रोपीन ही रहता है, 2 प्रोपीन तो होता ही नहीं है। अब यहां पर नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो नंबरिंग की इंपॉर्टेंस वहां है जहां उसका सेकंड आइसोमर उसी नंबर पर बनता हो, जो मैं भी नेक्स्ट एग्जांपल में क्लियर कर दूंगा। तो अब इस केस में प्रोडक्ट तो एक ही बना, तो हम क्या लिखते हैं जब हम इसका रिएक्शन करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ? तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O और KCl, बस ये लिखते हैं, प्रोपेन ही बनेगा। तो 2 क्लोरोप्रोपेन से भी, ये तो 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन ही बनेगा। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह क्या ले लिया? इसकी जगह मैंने क्या ले लिया? CH3 CHCl CH2 CH3, 2 क्लोरोब्यूटेन ले लिया। क्या ले लिया बेटा? इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2 क्लोरोब्यूटेन। अब मैंने 2 क्लोरोब्यूटेन ले लिया। अब मैंने जब 2 क्लोरोब्यूटेन लिया तो देखो, जब 2 क्लोरोब्यूटेन लिया तो उसका स्ट्रक्चर ये है, ये, ठीक है। अब ये वाला कार्बन हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको बीटा डैश कर दो। तो अब यहां पर भी वही वाली बात हो गई, ये गामा हाइड्रोजन हो गया, मैं लिख नहीं रहा हूं, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अब हमारे को यहां पर भी जो मैंने 2 क्लोरोप्रोपीन में किया वैसा का वैसा मैं यहां कर देता हूं, वैसा का वैसा मैं एल्कोहलिक KOH के साथ इनको हीट करता हूं। तो यहां पर भी वही 2 सिचुएशन, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये तोड़ा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो CH2 CH CH2 CH3। तो जब ये वाला हाइड्रोजन और ये क्लोरीन हटा तो यहां पाई बॉन्ड बना। बिल्कुल वही पहले वाला एग्जांपल है, खाली उधर CH3 ऐड हो गया है, ठीक है। यहां तो ये पाई बॉन्ड आ गया बेटा, और अब इस ये बन गया। चलो, और अब मैंने यहां पर ये वाला हटाया, बीटा हटाया, तो यहां पर तो हमने किसको हटाया? बीटा डैश को हटाया, बीटा डैश H एटम हटा। और यहां पर कौन सा H एटम हटा रहा हूं मैं?
बीटा एच एटम हटा रहा हूं, ठीक है। तो बीटा एच एटम हटाऊंगा तो क्या होगा, ठीक है, बीटा एच एटम हटाऊंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर ये हो गया। अब इसकी नंबरिंग कर दूं तो आईयूपीसी नेम, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH ये बनेगा बेटा, ठीक। क्योंकि वो मेरा भी कभी कभी ध्यान चूक जाता है, तो ठीक है ना, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान से मुझको भी पढ़ाना पड़ता है और तो आपको भी बड़ा कंसंट्रेट होकर देखना है। और अगर लेकिन आपके पास तो फिर वापस है बटन, आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मेरा एक बार वीडियो बन गया, क्लास हो गई और मैं चला गया, तो जो गलती हो गई वो रह गई। लेकिन आपके पास तो क्या है, पोस्ट करके वापस देख लोगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये ध्यान दो बेटा। अब ये देखो, यहाँ पर ये H निकला तो ये CH3 तो ये रहेगा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखो, ध्यान से देखना, तो यहां पर अब देखो, आई थिंक समझ में आ गया। ये H हटा तो ये CH तो हटना है, अगर ये H हटेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा जो ये रहा, और ये H हटा तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। अब यहां पर देख लो, अब ये नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी आईयूपीएसी के हिसाब से, और यहां पर नंबरिंग, अब ये इस केस में दोनों ही ब्यूटीन है, लेकिन मैं वहां तो प्रोपीन बोल सकता हूं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि एक ही सरनेम के दो बच्चे, एक ही नाम के दो स्टूडेंट है, तो फिर सरनेम बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जब एक ही नाम के दो स्टूडेंट होंगे तो उनका सरनेम बोलना पड़ेगा, और अगर कि नहीं है तो फिर नहीं बोलेंगे सरनेम। जैसे एक मेरी क्लास में एक ही महेश है तो फिर महेश ही बोलूंगा मैं। तो ये देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, लेकिन ये दोनों अलग अलग ब्यूटीन है। यहाँ 1 पर है डबल बॉन्ड, यहाँ 2 पर, इसलिए यहाँ क्या बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट 1E। दिस इज ब्यूट 1E, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पर है। और यहां पर ये हो जाएगा, दिस इज ब्यूट 2E, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 पर है। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब यहां दो प्रोडक्ट बन गए। तो यहां पर जब यहां दो प्रोडक्ट बने तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, दोनों ही बनेंगे। लेकिन अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हम इस केस में क्या हो गया, जैसे ब्यूट 1 है और ब्यूट 2 है। अब ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं, इनमें से एक ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा बेटा वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो यहां पर एक लॉ आता है, सेजेफ लॉ। मैं आगे स्लाइड में डिस्प्ले, मैं जो भी पढ़ाता हूं ना, तो उसके बाद जो आगे स्लाइड्स आती है, ठीक है ना, वो मैं रीड नहीं करूं तो भी चलता है। बहुत बार रीड करने से क्या होता है और कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप क्योंकि मेरे को लगता है मैंने पढ़ा तो दिया, वापस वही चीज रीड करूंगा तो टाइम खराब हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी रीड करता हूं। तो मैं आपको जो स्लाइड डिस्प्ले करता हूं उसको आप पोस्ट करके केयरफुली, शांति से, कंसंट्रेट होकर उसको रीड कर लो, और वो नोट्स बनाने के लिए देता हूं मैं। अब देखो, ब्यूट 1 और ब्यूट 2, या एग्जाम में कैसे लिखना है ये बताने के लिए मैं वो सब लैंग्वेज आपके सामने डिस्प्ले करता हूं, ठीक है। तो ये देखो, ब्यूट 1 और ब्यूट 2 है, तो अब इसमें से एक ज्यादा स्टेबल होगा, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा। तो देखिए पहले स्टेबिलिटी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो बेटा, ठीक है। जैसे रिटेंशन और ये था, उसमें आपने देखा, तो फिर क्या होता है बहुत बार, अब उस समय मैंने बार बार कहा, कोई मेरे इस एक्सप्लेनेशन को ढंग से देख लो, जैसे SN1 SN2 इन्वर्शन रिटेंशन आपको समझ में आ गया, अच्छा ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज में थोड़ा सा वापस से ढंग से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और छोटा मोटा डाउट आ रहा है या कभी कभी मेरे फ्लो में फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो उसको इग्नोर करो, ठीक है ना।
और ये इसका स्ट्रक्चर ये हो गया बेटा, और इधर इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। ये ले लो। अब इसमें सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ज्यादा डिटेल डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी क्लास लंबी हो चुकी है। तो बस यहां पर मैं अभी कंप्लीट करूंगा, फिर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन को नेक्स्ट क्लास में पूरा और आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये है, तो अब इसमें से क्या है, अब इसमें क्या है बेटा, इसमें आप देख लो, ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है, तो ये अनसिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है। अब क्यों स्टेबल है मैं नेक्स्ट क्लास में वापस रीडिस्कस भी कर लूंगा, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल है, ये क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है। तो ये मेजर बनता है यहां, क्यों बनता है, एक तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, मोर एल्काइलेटेड है, ये अनसिमेट्रिकल है, लेस एल्काइलेटेड है, तो ये माइनर बनता है, ठीक है। अब आप परेशान मत हो कि सर आपने कहा ये मोर एल्काइलेटेड है, ये लेस एल्काइलेटेड है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ये सब जानने के लिए अब अपन नेक्स्ट क्लास का वेट कर लेते हैं, क्योंकि 1 आवर नियरली हो गया है, तो आप भी एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो अब मैं यहीं से आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके एलिमिनेशन को पूरे अच्छे से कंप्लीट करूंगा, ठीक है। फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, अभी एलिमिनेशन बाकी है, सेजेफ लॉ बाकी है, कुछ क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके करने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।